Hey guys, UPSC GS Paper 2 IR का बड़ा important topic G7. In this video, you are going to get a complete understanding about G7 and the recent summit that was held in France. In this video, you are going to get beautiful notes and those notes will definitely surprise you. You can download those notes from our Telegram channel. The link of the Telegram channel is provided in the description of this video. Enjoy the video. All the best. Obviously I'm going to teach you, but I'm also my one single simple attempt will be कि आज मैं आप लोगों को ना एक अपग्रेड देके जाऊं आपकी प्रेपरेशन में. And this is something that I have realized looking at one particular message that I received last week. तो मुझे लगा कि यार I have to basically upgrade you as an aspirant और वो बहुत जरूरी है. और वो मैं कैसे करूंगा वो मैं आज आपको बिल्कुल लाइव पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा. So you tell me, are you ready or not? बताइए, तैयार हैं? करें फिर स्टार्ट अपनी कहानी. चलो ठीक है भैया. हम करंट अफेयर्स किसके लिए पढ़ रहे हैं? वी आर रीडिंग करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी. लास्ट आंसर राइटिंग सेशन में आपने एक चीज तो रियलाइज कर ली होगी दैट कंटेंट प्रिपरेशन डज नॉट हेल्प. कंटेंट आप लोगों ने खूब प्रिपेयर किया, आपके पास नोट्स भी थे, बट क्या वो आंसर में कन्वर्ट हुए? नहीं. यू फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन ट्रांसलेटिंग द कंटेंट इनटू एन आंसर. आपसे कंटेंट आंसर में कन्वर्ट नहीं करा गया. नाउ थिंक अबाउट इट. कंटेंट से आंसर नहीं बन रहा है और आप लोग कंटेंट के पीछे ही पागल हो रखे हो. यूट्यूब वीडियो भी देख लेते हैं, इंडियन एक्सप्रेस भी कर लेते हैं, हिंदू भी कर लेते हैं, पीआईबी भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं. डू यू थिंक इट विल मेक एनी सेंस? हमारे को अल्टीमेटली कहां पर रिलाई करना है? व्हाट इज आवर लाइक बाइबल गो टू थिंग? डोंट यू थिंक इट इज द सिलेबस ऑफ यूपीएससी एंड पीवाईक्यूज? इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस एग्जामिनेशन में कुछ भी है क्या? लाइक सिलेबस एंड पीवाईक्यूज. Whatever you are doing in your preparation, whatever you are doing, if it is relevant with the syllabus and with the PYQs, then great. If you are doing anything outside this, it is a waste of your time and energy. ठीक है. एग्जाम्पल से प्रूफ करता हूं और आपको आज का पहला करंट अफेयर का टॉपिक पढ़ाता हूं. आज हम स्टार्ट करेंगे पहले GS2 से, क्योंकि पॉइंट भी प्रूफ करना है और आपको चीजें समझानी भी है कि एग्जाम के लिए तैयारी कैसे होती है. चलो, यूपीएससी में आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है. यू हैव नो वीडियो. आई डोंट थिंक वीडियो इज फाइन बिकॉज नो वन एल्स इज कमेंटिंग अबाउट दैट. ठीक है. ट्राई टू रिफ्रेश एंड ज्वाइन अगेन. सो जीएस पेपर 2 में आपको एक सिलेबस दिया गया है. बाइलेटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स. देखो क्या दिया गया है. ग्लोबल ग्रुपिंग्स and agreements involving India and or affecting India's interest. इसमें एक बात आपने देखी, and or. भाई मिनिमाइज करें अभी. ठीक है, अभी बताओ. इसमें आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, and or, यानी कि those agreements, those groupings, even if India is not formally a part of it, but if it affects India's interest, we have to prepare it. Yes या no? बारीकी से सिलेबस को समझो. ग्लोबल ग्रुपिंग, इंडियाज इंटरेस्ट, अगर ये आपस में लिंक्ड है एंड और इंडिया मेंबर है नहीं है, डजंट मैटर. नाउ G7 वाज इन न्यूज. प्राइम मिनिस्टर मोदी अटेंडेड द G7 समिट. आप मुझे बताइए, आपने अभी तक G7 के ऊपर कुछ भी पढ़ा है आज तक? कभी भी कुछ भी थोड़ा बहुत यूट्यूब से, न्यूज़पेपर से, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कहीं से भी? कोई यस बोल रहा है, कोई नो बोल रहा है, किसी ने कुछ थोड़ा बहुत देखा होगा, सब देखा होगा. मैं आपको आज एक चीज लाइक दिस इज वेयर आई वांट टू स्टार्ट द लेक्चर विद, एंड विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लेम दैट अगर आप आज के इस टॉपिक के बाद मेरे को यूपीएससी में G7 पे एक्सप्लेनेशन तो अपनी जगह है, इससे ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड चीज निकाल के दिखा दें जिसने आपकी हेल्प करी गई हो. ठीक है. तो आप मेरे को एक बार सेंड करिएगा. जस्ट सेंड मी इफ यू कैन फाइंड समथिंग मोर एग्जाम ओरिएंटेड एंड आई एम गोइंग टू प्रूव यू. ठीक है. पहले मैंने आपको सिलेबस बताया.
ठीक है, अब मैं आपको टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराता हूं। G7 जितना एग्जाम के लिए जरूरी है, सर G7 की फॉर्मेशन कहां से होती है? आपको पता होगा, देयर वाज दिस वॉर कॉल्ड, नहीं भी पता तो बस सुन लो, देयर वाज अ वॉर कॉल्ड योम किपुर वॉर। आपने कभी भी सुना है इसके बारे में, योम किपुर वॉर? ये बेसिकली एक वॉर थी, योम किपुर वॉर। मैं इसको वाई के वॉर लिखता हूं। दिस वॉर वाज बेसिकली बिटवीन इजराइल एंड अरब नेशंस। इजराइल और अरब नेशंस के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी, आपस में भिड़ गए थे। आपको पता है ट्रेडिशनली जो अरब्स हैं दे आर अगेंस्ट द इजराइलीज, उनका अपना सारा कॉन्फ्लिक्ट है। वो कॉन्फ्लिक्ट एक कंप्लीटली डिफरेंट इशू है, लेकिन आपको ये जानना है कि भैया ये दोनों आपस में लड़ मरे थे। ठीक है, योम किपुर वॉर में दिस हैपेंड इन 1970s। अब जब ये वॉर हुई तो जो ओपेक नेशंस हैं, जो अरब कंट्रीज हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने लगा दिया ऑयल एम्बार्गो। क्या लगा दिया? ऑयल एम्बार्गो, व्हाटएवर द स्पेलिंग इज, एम्बार्गो मतलब रिस्ट्रिक्शंस। एम्बार्गो भी आप छोड़ो, रिस्ट्रिक्शंस, ऑयल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। ठीक है, मतलब उन्होंने ऑयल की सप्लाई को कंट्रोल कर लिया, जैसा आज के टाइम में भी देखने को मिल रहा है। नाउ अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, ऐसा मुझे बताओ सोच के कि जब सप्लाई रिस्ट्रिक्ट होगी तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें किस तरह का इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा? आपको पढ़ाया है मैंने, बताओ आप लोग बताओ, किस तरह का इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा? बहुत बढ़िया, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। ऐसा ही होने लग गया। अब थोड़ी सी अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आपको मालूम होगा दैट एक टाइम पर कोल्ड वॉर चल रही थी। कोल्ड वॉर किसके बीच में चल रही थी? कोल्ड वॉर यूएस और सोवियत यूनियन के, यूएस के बीच में और यूएसएसआर सोवियत यूनियन के बीच में। तो यूएस जो था वो बैक कर रहा था इजराइल को, और सोवियत यूनियन बैक कर रहा था अरब कंट्रीज जैसे कि सीरिया वगैरह को। तो यूएसएसआर इनको फेवर कर रहा था। तो ये ड्रामा चल रहा था दुनिया में। ठीक है, आपको ड्रामा समझ आ गया? अब जब ये ड्रामा हुआ और ये ड्रामा थोड़ा हद से ज्यादा बाहर निकल गया, जैसा कि अभी भी हुआ है, तो ये सारे वर्ल्ड लीडर्स को लगा कि भैया बैठो और चर्चा करो, बैठो और चर्चा करो। अब एक बात बताओ, जब भी कुछ भसड़ होती है तो घर के बड़े बैठते हैं या बच्चे जाके पंचायत लगा लेते हैं? बड़े लगाते हैं। इसी तरीके से जो उस टाइम की वर्ल्ड की एडवांस्ड इकोनॉमीज थी, डेवलप्ड कंट्रीज थी, उन्होंने कहा कि भैया एक पंचायत लगाते हैं और बैठते हैं, और आगे अगर इस तरह का कुछ भसड़ होता है, इवेंचुअली एक कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ और ये वगैरह सेटल हो गई, लेकिन आगे चलते वक्त ये चीज डिसाइड करी गई कि इफ व्हाटएवर हैपेंस इन द वर्ल्ड, कुछ भी क्राइसिस होता है, तो ये G7 टाइप की ग्रुपिंग बनाई है जो इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल, साइंटिफिक धीरे धीरे इलेबोरेट होती गई। लेकिन इनिशियली कि इकोनॉमिक इंपैक्ट जो होगा किसी भी ग्लोबल क्राइसिस का, उसको एड्रेस कैसे करना है, उसके लिए ये पंचायत बनाई गई। और ये बेसिकली एक बैठक थी जो कि एक इनफॉर्मल नेचर की थी कि भैया आ जाओ, बैठ जाओ, बातचीत कर लो और सुलझा लो। ठीक है, धीरे धीरे इकोनॉमी से इन्होंने लगा कि जैसे होता है ना, हम बड़े लोग बात करने बैठते हैं, शुरू होती है बात घर की, फिर चली जाती है पॉलिटिक्स में, फिर वो आगे चली जाती है क्या भैया तुम कह रहे हो केजरीवाल बुरा है, तुम कह रहे हो मोदी बुरा है, होता है कि नहीं होता? तो ऐसे ही ये जो G7 कंट्रीज हैं, दे स्टार्टेड एक्सपेंडिंग देयर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, बट लार्जली ये जो पूरा मैकेनिज्म है ये रहा इनफॉर्मल। आप मुझे बताओ, G7 की स्टोरी आपको समझ आ गई? अब आप भूलोगे नहीं कि भैया एक बजट हुई थी वेस्ट एशिया में, उसके बाद ये सारे मिलके बैठ गए थे। ठीक है, ये तो आपके लिए परमानेंट G7 का जितना आपके लिए रेलेवेंट है। आप मुझे बताओ, यूपीएससी कभी भी G7 की हिस्ट्री पे क्वेश्चन पूछेगा? श्रुति आपने लेट ज्वाइन किया था बेटा, अभी मैं रिपीट नहीं करूंगा, पहले टॉपिक खत्म होने दो। मतलब यूपीएससी विल एवर आस्क यू कि भैया मेंस में देखो, यूपीएससी प्रीलिम्स में ड्रामे करता है, मेंस में वो तरीके वाले सवाल ही पूछता है। ठीक है, तो ये तो पूछेगा नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना इनफ है। ठीक है, आपने ये भी समझ लिया कि इनफॉर्मल मैकेनिज्म है, ये लीगली बाइंडिंग वगैरह नहीं है, इनफॉर्मल है। कोई ऐसा नहीं कि फॉर्मल मैकेनिज्म है, अग्रीमेंट्स है, ट्रीटीज है, नहीं,
इनफॉर्मल, आओ मेलेडी खाओ घर जाओ, ये सब हो रहा है। ठीक है, एक बढ़िया सी जगह पे यूरोप के अंदर मिलते हैं, चिल करते हैं, तो उसके बाद घूम फिर के अपने घर मेलेडी खा के। तो ये है पूरा G7 का कॉन्सेप्ट। अब पहले आप मुझे बताओ, अब मैं अगर आपको व्हाट इज G7, यूपीएससी G7 पे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन G7 पे क्वेश्चन पूछेगा तो हमको G7 के बारे में इतना जानना है दैट वी कैन इंट्रोड्यूस द आंसर, यस या नो। और तो पूरा क्वेश्चन तो G7 के ऊपर होगा नहीं कि हिस्ट्री बताओ G7 की। वी ओनली नीड दैट मच ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड टू हैव अ गुड इंट्रोडक्शन। अब आप मुझे बताओ, G7 इनफॉर्मल फोरम है भैया, ये सारी कंट्रीज है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। आपको इसका निमोनिक पढ़ा होगा, जूस जीएफ ऐसे करके लोग सिखाते हैं। ठीक है, तो इनको रट लो, वो प्रीलिम्स में मैं अलग से पढ़ा दूंगा। ठीक है, यूरोपियन यूनियन भी पार्टिसिपेट करता है। आप मुझे बताओ, आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ आया? अब इसमें एक बात और, जब ये बनी थी तो ये थी G6, बाद में कनाडा की एंट्री हुई, उसके बाद रशिया की एंट्री हुई। फिर आपको नहीं मालूम होगा, मुझे पता है, मैं तो ऐसे पढ़ाता हूं कि आपको कुछ नहीं मालूम। रशिया ने एक मिस एडवेंचर किया था 2014 में। रशिया के बाजू में एक कंट्री है यूक्रेन, उसके पास एक एरिया है क्रीमिया, उसका एनेक्सेशन किया था। आप में से कई बच्चों को मालूम भी है, ग्रेट। तो उस चक्कर में इनको हटा दिया था। तो ये पहले बना G7 कनाडा के बाद, फिर बना G8, फिर रशिया को हटा दिया तो ये वापस से बन गया G7। तो ये है इसकी हिस्ट्री। ठीक है, हर साल इनके एनुअल समिट होते हैं जहां मेलेडी खाई जाती है, प्रेसिडेंसी मेंबर्स के बीच में रोटेट होती है, और सारा प्रोसेस इनफॉर्मल नेचर का होता है। आपको मालूम होगा, जो सारा इन समिट्स को जो कंट्रीज का बंदा होता है, जो एक एक पर्सन होता है जो सारी चीजें मैनेज करता है, सारी चीजों को पर्सनली एक तरीके, मतलब पूरा मैनेजर होता है, उसको मैनेजर को शेरपा बोलते हैं। जैसे आपने G20 में भी देखा होगा। ठीक है, तो यही G7 में होता है, शेरपा। G20 इसका एक ब्रॉडर वर्जन है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। G20 G7, आप मुझे बताओ, इंट्रोडक्शन लिखने के लिए इससे ज्यादा कंटेंट आपको यूपीएससी में चाहिए कि नहीं, यस या नो? इफ यू वांट टू राइट अ गुड आंसर ऑन G7। ठीक है, अब थोड़े यूपीएससी रेलेवेंट चीजों पे आते हैं। क्या है सिलेबस? इन्वॉल्विंग इंडिया, इंडियाज इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन आएगा तो, नहीं, शेरपा इज नॉट, दीज आर नॉट यूजुअली मिनिस्टर्स ऑफ, इट ऐसा नहीं बोल सकते कि वो मिनिस्टर्स ही होंगे, दिस इज नॉट राइट। आप मुझे बताओ, यहां तक समझ आता है? ठीक है, अब इंडिया का इंटरेस्ट है, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। यू टेल मी द फर्स्ट थिंग विच यूपीएससी विल आस्क यू विल बी अबाउट इंडिया का एंगेजमेंट G7 के साथ क्या है, यस या नो? अ गुड स्टैटिक कंटेंट दैट यू नीड टू नो कि इंडिया ने G7 के साथ एंगेज करना कब से शुरू करा और कैसे, है कि नहीं? ठीक बात है। ठीक है, अब इंडिया, यू नो, इज नॉट अ फॉर्मल मेंबर ऑफ G7। हम फॉर्मल मेंबर है नहीं, सारी कंट्रीज की लिस्ट देखी। हमने शुरू कब किया? 2003 में, विद प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। इधर उधर की योम किपुर वॉर, 6 डे वॉर, कैंप डेविड, फलाना ढिमकाना सब पढ़ा देते हैं, लेकिन एग्जाम में जो कीवर्ड्स लिख के आने हैं कि इंडिया का एंगेजमेंट शुरू कब हुआ, नहीं, वो नहीं जानना। फिर वाई इंडिया बेसिकली एंगेजेस विद G7, हमारे को G7 से क्या फायदा है? भाई एक बात बताओ, डोंट यू थिंक G7 को यूज करके वी आर एबल टू पुट ग्लोबल साउथ का जो पूरा एजेंडा है इन फ्रंट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड? हम लोग ग्लोबल साउथ के लीडर बनना चाहते हैं ना, तो ग्लोबल साउथ में जो भसड़ हो रही है उसको वेस्ट कंट्रीज के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, हम लोग सेमीकंडक्टर हो गया, क्रिटिकल मिनरल्स हो गया, इन सब में एक्सपैंड कर रहे हैं।
आपने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप देखा होगा, यस या नो? हम लोग क्या, आपने पैक्ट सिलिका देखा होगा। सो वी आर डूइंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स। वो सब कैसे होता है? घर बैठ के तो होता नहीं, हमको सप्लाई चेन्स के साथ इंटीग्रेट करना होता है। वहां के मैन्युफैक्चरर्स, वहां के जो टेक वाले बंदे हैं, उन वहां के जो प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वी हैव टू कनेक्ट, बिजनेस टू बिजनेस कनेक्ट होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन, देन आपको नहीं लगता कि हमारे को एक स्ट्रैटेजिक लेवरेज मिलेगा? भाई कल को ऑपरेशन सिंदूर होता है, कश्मीर में कुछ भसड़ होती है, हमको एक अच्छा लेवरेज मिलेगा अगर हम बड़े लोगों के साथ बैठेंगे तो, है ना? वैसे तो काय के बड़े लोग, है ना, है ना? चलो, उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड क्लीन एनर्जी कोऑपरेशन। आज के टाइम में एडवांस टेक्नोलॉजीज, एआई वगैरह, सेमीकंडक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्लीन एनर्जी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, है ना? तो उसमें हमको कोऑपरेशन करने के लिए यही कंट्रीज चाहिए। उसी के साथ में मोस्ट ऑफ द G7 इस, आप देखोगे यूरोप पे पूरा फोकस होता है। तो ये बात आर्टिकल्स जो आए थे अखबार में, उन्होंने फोकस कराई थी कि जो इंडिया का लिंक है यूरोप से, जो कनेक्टिविटी है, उसमें एक इम्पेटस हमारे को मिलेगा। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से वी आर बेसिकली कम्युनिकेटिंग विद G7, हमारा एंगेजमेंट चल रहा है विद G7। स्टार्ट कब हुआ, की पॉइंटर्स क्या है, आपको समझ आ गया कि व्हाई वी आर एंगेजिंग विद G7। बेसिकली इंडिया का इंटरेस्ट आपको समझ आ गया, ठीक है? अब इससे आगे चलते हैं एक स्टेप। अब आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर क्या है कि रीसेंट G7 का समिट हुआ, तो इंडिया ने वहां क्या बोल दिया, yes या no? भाई नेक्स्ट थिंग दैट यू विल नीड इन योर आंसर इज बेसिकली व्हाट इंडिया डिड इन द रीसेंट समिट। ये पूछ सकते हैं कि भैया बताओ रीसेंट समिट में इंडिया ने क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। हाँ जी, क्या हम कहीं पर भी सिलेबस और पीवाईक्यू से बाहर जा रहे हैं? क्या हम कोई भी यूट्यूब वाली रैंडम इंफॉर्मेशन पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं। अच्छा, अब भाई हमने एवियन फ्रांस के अंदर ये अपना पोजीशन रखी, हमने पूरा अपना, मोदी जी ने बात करी, हमने क्या बातें करी? सिंपल बातें जो आप रोज पढ़ते हो, ग्रोथ बियॉन्ड जीडीपी। क्या आपने हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में सुना है कि भाई जीडीपी वेलफेयर मेजर नहीं करती, सिर्फ इकोनॉमिक नंबर है वो, ठीक है? तो इंडिया ने वही बात बोली कि हमको जीडीपी से बाहर आगे देखना चाहिए। हमने बोला कि भैया ग्लोबल साउथ इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल साउथ की इश्यूज को वैल्यू करो, उनको एड्रेस करो। तुम सारी वो कंट्रीज हो जिन्होंने हिस्टोरिकली पोल्यूशन करा है, उसका जो डैमेज है वो जी से ग्लोबल साउथ को फेस करना पड़ता है, तो प्लीज उनके इश्यूज को एड्रेस करो। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रिफॉर्म करो। वो पाकिस्तान जैसी नलायक कंट्री को आप आईएमएफ के लोन्स पास कराते हो, उसे बंद करो। भाई ग्लोबल साउथ के पर्टिकुलरली जो स्मॉल ओशन, जो सॉरी स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं, उनको आप क्रेडिट दो। आप कहां क्रेडिट भेज रहे हो, है ना? फिर आईमेक एज अ मॉडल ऑफ कनेक्टिविटी पे हमने बहुत फोकस किया कि आईमेक को स्ट्रॉन्ग करो। हमने एक इंपैक्ट करके इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग कनेक्टिविटी, मतलब कनेक्टिविटी के ऊपर ही हमने फोकस करते हुए इस तरह का इनिशिएटिव जो है प्रपोज किया। हमने बोला भैया काम करो ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी से, ठीक है? काम करो ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच से, काम करो डायलॉग और डिप्लोमेसी से, काम करो इक्वल पार्टनरशिप। ये नहीं कि आप डोनर हो, हम रिसीव कर रहे हैं, हम गरीब हैं, हमें चंदा नहीं, वी आर पार्टनर्स। पार्टनर्स का बैलेंस अलग हो सकता है बट वी आर पार्टनर्स। तो इंडिया ने ये अच्छी अच्छी बातें जाकर अपना G7 में बोली। आप मुझे बताओ इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो समझ से परे है? ये सारी बातें हमने वॉर के कॉन्टेक्स्ट में बोली, कुछ चीजें हमने हमारी स्ट्रेटेजिक चीजों को देख के बोली, एंड दैट इज इट। वही जनरल बातें हैं, यहां से आपकी वोकैब डेवलप होती है, ठीक है? ओके ओके। Hey guys, I hope you enjoyed the video. Just wanted to tell you that this video is a small snippet from our current affairs course. We only teach current affairs and this is how we do current affairs. Comprehensive coverage, to the point,
exam oriented approach, beautifully prepared notes, well researched notes. If you want to know more about our current affairs program, I'm sharing the link in the description. I'm also sharing a number in the description. You can drop a WhatsApp or you can call us and you will get all the details. Thank you so much. All the best. Jai Hind.